अभी हम देखेंगे उषा कविता के प्रश्नोत्तर। उषा कविता के प्रश्नोत्तर कुछ प्रश्नों को यहाँ रखा गया ताकि आइडिया हो सके कि किस तरह से किस प्रकार के प्रश्न कविताओं से उठाए जाएंगे या पाठ्य पुस्तकों से किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। और हमारा क्रम एक बार क्रम जो है वो इसी प्रकार रहेगा कि पहले कवि का परिचय करवाया जाएगा और उसके बाद उनकी जो भी कविताएं दी गई उन कविताओं की व्याख्या करवाई जाएगी और उसके बाद उसके शिल्प सौंदर्य भाव सौंदर्य उस पर भी बात की जाएगी और उसके बाद उसके प्रश्नोत्तर करवाए जाएंगे। तो कहने का मतलब इतना प्रयास किया जाएगा 5-6 भागों में बांटने के बाद यह प्रयास किया जाएगा कि कहीं कोई प्रश्न या कहीं कोई बात छूट न जाए। उसके बावजूद फिर भी कुछ बच जाएगा तो वो यूथ पाठशाला ऐप के माध्यम से टेस्ट लिया जाएगा। फिर भी कहीं कुछ बच जाएगा तो उसके लिए अपनी पुस्तक आने वाली है जिसमें कुछ भी नहीं बचने वाला है। पहले भी हमारी पुस्तकें आ चुकी, उसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि जो संकुल मार्गदर्शन 12,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न थी 2000 इसके लिए वरिष्ठ अध्यापक के लिए अधिकतर प्रश्न उसमें से आए थे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया था। और उसके बाद जैसे 2000 मतलब जो व्याख्याता की परीक्षा थी उसके लिए भी लगभग 13,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए थे 9 से 12 की किताबों के लिए। आज तक के सर्वाधिक प्रश्न माने जा सकते हैं। आज तक कोई ऐसी पुस्तक नहीं आई जिसके अंदर 9 से 12 की किताबों के लिए 13,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए गए हो। तो सर्वाधिक प्रश्न उसमें से बनाए गए थे और सर्वाधिक आय भी उसी से थी। अधिकतर विद्यार्थियों को उससे लाभ प्राप्त हुआ था और बहुत से विद्यार्थियों ने अच्छी रैंक से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की परीक्षा पास की थी और उनमें परिचय भी जो है वो बड़ा शानदार परिचय दिया गया है। अभी जो किताब आ रही है हम इसलिए वेट कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी के अंदर हम कोई गलती नहीं करना चाहते। हम बहुत अच्छे से शानदार एक मैटर जो है आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो चलो आते हैं उषा कविता। उषा कविता में क्या है? उषा कविता के रचयिता है। पहला प्रश्न हमारे पास है उषा कविता के रचयिता है कौन है? कुंवर नारायण है, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा। तो बताइए उषा कविता के रचयिता कौन है? उषा कविता के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती और रामविलास शर्मा। बताइए कौन है उषा कविता का रचयिता? शमशेर बहादुर सिंह। कौन है उषा कविता का रचयिता? शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह किस काल के कवि थे? प्रयोगवाद के कवि थे। किस काल के कवि थे? प्रयोगवाद के कवि थे। ठीक है ना। और वैसे इनके बारे में जैसे बता ही चुके हैं कि ये जो कवि थे विचारों के स्तर पर प्रगतिवादी थे और शिल्प के स्तर पर प्रयोगवादी थे। शिल्प के स्तर पर मतलब इन्होंने अपनी कविता में नए नए प्रयोग किए थे। जो बिंबों के नए बिंबों का प्रयोग, नए प्रतीकों का प्रयोग, नए उपमानों का प्रयोग या पुराने जो बिंब या प्रतीक थे उनको नए तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया था। इसलिए ये शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी थे और पहचान के स्तर पर इनकी जो पहचान थी वो बिंबधर्मी कवि के रूप में थी क्योंकि इन्होंने नए नए बिंबों का अपने काव्य के अंदर प्रयोग किया था और ये विभिन्न बिंबों के माध्यम से एक शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करते थे। कौन? हरिवंश और क्या नाम है? शमशेर बहादुर सिंह। देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 हमसे पूछ रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब व कहाँ हुआ था। प्रश्न संख्या 2 हमसे पूछ रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब वह कहाँ हुआ था। अगर यह भाषा समझ में नहीं आती है हिंदी तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यह 1911 ईस्वी है, यह 1912 ईस्वी है, यह 1917 ईस्वी है और यह 1921 ईस्वी है। इनमें से जो भी आपको पसंद आता है आप देख सकते हो कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, वह कहाँ हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, वह कहाँ हुआ था। तो आपका समय आउट होता है। मैं आपको बता देता हूं शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? देहरादून में हुआ था। कहाँ हुआ था? देहरादून में हुआ था। कहाँ हुआ था शमशेर बहादुर सिंह का जन्म? 1911 ईस्वी में देहरादून में हुआ था। देहरादून वर्तमान में उत्तराखंड में। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 3। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 3 हमसे? प्रश्न संख्या 3 हमसे पूछ रहा है कि सुबह का आकाश किसके समान लग रहा था। क्या चीज? सुबह का जो आकाश था वो किसके समान लग रहा था? सुबह का आकाश किसके समान लग रहा था? उषा कविता में सुबह के आकाश, उषा के साथ साथ उससे पहले सुबह के आकाश का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। उषा कविता में सूर्योदय भोर के समय का पल पल परिवर्तित होते दृश्य का शब्द चित्र शमशेर बहादुर सिंह ने हमारे सामने रखा है। और यहां वो पूछ रहे हैं कि सुबह का आकाश किसके समान लग रहा था? नीले शंख जैसा लग रहा था, झरने जैसा लग रहा था,
नायिका के बालों जैसा लग रहा था और नदी जैसा लग रहा था। किसके जैसा लग रहा था? अगर आपने कविता पढ़ी है तो आप बड़ी आसानी से इसका प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो। और मुझे लग रहा है कि जब पढ़ी है, कहने से तात्पर्य कि आपने मेरे अभी मैंने आपको पढ़ाया है तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। झरने जैसी कोई बात नहीं आई थी, नायिका जैसी कोई बात नहीं थी, नदी जैसी कोई बात नहीं थी, सिर्फ एक ही उत्तर बचता है, वो है नीले शंख जैसा। आकाश को बहुत सारी उपमाएं दी गई थी, उन उपमाओं के बारे में अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि उन्हीं उपमाओं पर आगे प्रश्न आ रहे हैं। अभी बता दूंगा तो फिर आपको उत्तर निकल जाएगा। इसलिए देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या पूछता है ये प्रश्न संख्या 4 हमसे। देखिए क्या पूछता है ये प्रश्न संख्या 4 हमसे। प्रश्न संख्या 4 चिल्ला कर हमसे पूछ रहा है कि राख से लिपे हुए क्या पूछ रहा है कि राख से लिपे हुए चौके की उपमा किसे दी गई है? किसमें? उषा कविता में। शमशेर बहादुर सिंह, प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता में राख से लिपे हुए चौके की उपमा किसे दी गई है? राख से लिपे हुए चौके की उपमा किसे दी गई है? प्रश्न संख्या 4 हमसे पूछ रहा है। तो हम बताएंगे स्लेट को, आकाश को, सूर्य को या बादल को। राख से लिपे हुए चौके की उपमा किसे दी गई है? आपका समय आउट होता है और दी गई है आकाश को। राख से लिपे हुए चौके के समान कौन लग रहा था? सुबह का आकाश लग रहा था। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा हो जैसी। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है क्योंकि सुबह का जो आकाश है उसमें जो नमी होती है ना, इसलिए उसकी उपमा गीले चौके से दी गई है क्योंकि आकाश भी गीला लग रहा है और राख से लिपा हुआ चौका भी गीला बताया गया है। चलो देखते हैं प्रश्न संख्या 5। आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 काफी बड़ा है, देखते हैं कि उत्तर उसका कैसा होगा। उत्तर सभी छोटे छोटे दे रखे हैं, प्रश्न बहुत बड़ा है, सोच समझकर उत्तर देना होगा। क्या कहता है प्रश्न संख्या 5 हमसे? प्रश्न संख्या 5 हमसे कहता है कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। एक बार फिर बता देता हूं, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। कि बहुत काली सिल है वो जैसे लाल केसर से धुल गई हो, ये सारी बता रखा है। उपयुक्त पद में बहुत काली सिल किसे कहा गया है? क्या चीज? बहुत काली सिल किसे कहा गया है? बहुत काली सिल हिमालय को कहा गया है, आकाश को कहा गया है, बादलों को कहा गया है या धरती को कहा गया है? एक बार फिर बोलूंगा, तीसरी बार नहीं बोलूंगा। क्या पूछ रहे हैं? हिमालय को कहा गया है, आकाश को कहा गया है, बादलों को कहा गया है, धरती को कहा गया है। 2 ही बार बोलूंगा, तीसरी बार उत्तर बताऊंगा। आकाश को कहा गया है। किसको कहा गया है? आकाश को। बहुत काली सिल किसे कहा गया है? आकाश को कहा गया है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। मतलब जो सुबह का आकाश का जो चित्रण किया गया है, उषा का चित्रण किया है कि सूर्योदय हो रहा है, तो सूर्योदय हो रहा है, नाम उषा दिया हुआ है लेकिन उषा का इतना चित्रण नहीं है। उषा कविता में सूर्योदय का चित्रण अधिक है। भी सूर्योदय जब होता है उस समय भोर का जो चित्रण, उस समय कैसा वातावरण रहता है, पल पल परिवर्तित हो रहा होता है, ठीक है ना। वो पल पल परिवर्तित कैसे हो रहा है? तो सबसे पहले आकाश दिखाते हैं। सूर्य उदय होने से सबसे पहले आकाश दिखाई देता है। तो सबसे पहले आकाश सूर्य उदय होने से पहले कैसा दिखाई देता है? नीले शंख जैसा दिखाई देता है। किसके जैसा दिखता है? नीले शंख जैसा आकाश दिखाई दे रहा है, एकदम बिल्कुल नीला। लेकिन फिर जैसे ही सूर्य थोड़ा थोड़ा उदय होता है तो सूर्य जब उदय होता है तो वो कैसा होता है? लाल रंग का होता है। तो लाल रंग का सूर्य जब उदय होता है तो उसकी लालिमा जैसे ही पड़ती है तो फिर वो एक और उपमा देता है। किसकी देता है? बहुत काली सिल। ऐसा लग रहा है कोई बहुत काली सिल थी। कौन था? आकाश। आकाश बहुत काली सिल जैसा था, लेकिन जैसे ही सूर्य की लालिमा उस पर पड़ी, वो लालिमा किसके समान लग रही थी? लाल केसर के समान लग रही थी। तो उत्तर है इसका आकाश। देखते हैं प्रश्न संख्या 6। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। उषा कविता की प्रमुख विशेषता है। बड़ी समस्या होने वाली है, अभी देखते हैं। उषा कविता की प्रमुख विशेषता है। क्या विशेषता है? प्रातः काल का वर्णन, प्रातः काल का वर्णन, नवीन बिंब योजना, अलंकार योजना, चमत्कारी भाषा का प्रयोग। तो आपको बता दूं, अगर हम साधारणतः देखेंगे तो क्या होगा? सभी आ जाएंगे। अगर हम इसका साधारणतः उत्तर देखने का प्रयास करेंगे तो सभी आ जाएंगे, क्योंकि उषा कविता में प्रातः काल का वर्णन भी है, नवीन बिंब योजना भी है, अलंकार योजना भी। अलंकार योजना तो नहीं मानेंगे, ठीक है।
और चमत्कारी भाषा का प्रयोग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब ये दो चीजें हो सकती है, इन दो चीजों में भी देख सकते हैं प्रातः काल का वर्णन, ठीक है ना। अब प्रातः काल का वर्णन में तो क्या आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। प्रातः काल के वर्णन में क्या रहेगा, सब कुछ आ जाएगा। प्रातः काल के वर्णन में तो सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि गाय भैंस, पेड़ पौधे, झरने, नदियां सब। लेकिन यहां तो किसका वर्णन था, सिर्फ भोर का वर्णन है, सुबह सुबह का वर्णन है, मतलब सूर्य उदय हो रहा है उस वक्त का, बस। उसके बाद प्रातः काल तो काफी समय तक रहता है। तो इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो है नवीन बिंब योजना। और शमशेर बहादुर सिंह की पहचान भी किसके रूप में मानी जाती है, बिंबधर्मी कवि के रूप में मानी जाती है। किसके रूप में मानी जाती है, बिंबधर्मी कवि के रूप में मानी जाती है। देखते हैं प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह है। सॉरी, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह है, जैसे हिल रही है। उपयुक्त पद में नीला जल किसे कहा गया है, उपयुक्त पद में नीला जल किसे कहा गया है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह, तो यहां नीले जल में ऐसा लग रहा है कि किसी गौर वर्ण की नायिका की जो शरीर है वो उसमें झिलमिला रहा हो। तो ये किसमें, तो यहां सिर्फ हमें इतना पूछा कि नीला जल किसे कहा गया है। नीला जल किसे कहा गया है, आकाश को कहा गया है, समुद्र के जल को कहा गया है, बादलों को कहा गया है, कवि के भावों को कहा गया है। किसको कहा गया, कविता अगर एक बार भी प्यार से पढ़ी है तो उत्तर भी बड़े प्यार से दे दोगे, क्या दोगे, आकाश को। नीला जल या आकाश है और उसमें गौर वर्ण की जो झिलमिला रही है वो है उषा की, उषा मान सकते हो, या सूर्य की जो सुबह की लालिमा है वो मान सकते हो। चलो देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है कि राख से लिपा हुआ चौका किसे कहा गया है। राख से लिपा हुआ चौका किसे कहा गया है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। गीला तो पड़ा है, मैं अभी बताकर भी गया हूं, इसलिए पैर नहीं रखने हैं। क्या कह रहे हैं, धरती को, सूर्य को, आकाश को, आंगन को। धरती को, सूर्य को, आकाश को, आंगन को 2 बार बोल दिए, तीसरी बार नहीं बोलूंगा, आकाश को। राख से लिपा हुआ चौका किसे कहा गया है, आकाश को कहा गया है। प्रश्न संख्या आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। तो देखो क्या कहता है प्रश्न संख्या 9। क्या कहता है प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि उषा कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है। उषा कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है। उषा कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है 2 बार, आकाश का, भोर का, छवा का, बादलों का। आकाश का, भोर का, हवा का, बादलों का। उषा कविता में भोर का वर्णन किया है। उषा कविता में किसका वर्णन किया है, भोर का, सूर्योदय का, ठीक है ना। सूर्योदय होते हुए, पल पल परिवर्तित होते हुए चित्र का इन्होंने वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल्दी हो किसी ने। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल्दी हो किसी ने। उपयुक्त पद में स्लेट, स्लेट और लाल खड़िया चाक किसे कहा गया है। स्लेट और लाल खड़िया चाक, स्लेट किसे कहा गया है। अब पहले अपने स्लेट को ले लेते हैं। अभी स्लेट किसे कहा गया है, आकाश को कहा गया है, स्लेट को कहा गया है, आंगन को कहा गया है, माथा को कहा गया है। एक बार फिर बोल देता हूं, आकाश को कहा गया है, स्लेट को कहा गया है, आंगन को कहा गया है, माथा को कहा गया है, आकाश को कहा गया है। स्लेट जो है वो आकाश है और लाल जो है वो सुबह की लाली है। लाल जो है वो क्या है, सुबह की लाली है। स्लेट पर या लाल खड़िया, या का मतलब है मानो, और मानो से क्या हो जाता है, पूरे में आ जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या आ जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल्दी हो किसी ने।
ठीक है ना। लाल खड़िया चाक मल्दी हो किसी ने। अब यहां भी देखो, ठीक है ना, लाल खड़िया, चाक क्या है, संज्ञा है, और लाल खड़िया क्या है, विशेषण है। कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। चलो देखते हैं आगे क्या कहता है प्रश्न संख्या 11। तो प्रश्न संख्या 11 यह कह रहा है आप सभी विद्यार्थियों से, देखते हैं क्या कह रहा है। प्रातःकालीन आकाश के रंगों को व्यक्त करने के लिए किन किन उपमाओं का प्रयोग किया गया है। सारा अध्याय इसी में आ जाएगा। क्या कहा गया है, प्रातःकालीन आकाश के रंगों को व्यक्त करने के लिए, प्रातःकालीन आकाश के रंगों को व्यक्त करने के लिए किन किन उपमाओं का। कहने से तात्पर्य है कि आकाश के लिए, किसके लिए, आकाश के लिए। उषा कविता में शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित नवीन बिंबों की योजनाओं से युक्त कविता उषा में आकाश को किन किन उपमाओं से उपमित किया गया है। नीले शंख से, राख से पुते हुए चौके से, बहुत काली सिल से, या उपयुक्त सभी से। उपयुक्त सभी से तीनों उपमाएं उनको दी गई है। नीले शंख जैसा, राख से लिपा हुआ चौका और बहुत काली सिल। ठीक है ना, नीला शंख, राख से पुता हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल या लाल केसर से मल्दी हो किसी ने। ठीक है, फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 हमें कहता है कि शमशेर बहादुर सिंह कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह कवि है किस काल के, छायावादी, प्रगतिवादी, छालावादी, प्रयोगवादी। छायावादी, प्रगतिवादी, हालावादी, प्रयोगवादी, 2 बार बोल दिए। ठीक है ना। शमशेर बहादुर सिंह कवि थे प्रयोगवादी। किस काल के कवि थे, प्रयोगवादी कवि थे शमशेर बहादुर सिंह। वैसे इन्हें विचारों के स्तर पर प्रगतिवादी कवि माना जाता था, विचारों के स्तर पर प्रगतिवादी, शिल्प के स्तर पर प्रयोगवादी, शिल्प के स्तर पर प्रयोगवादी, और पहचान के स्तर पर बिंबधर्मी कवि इन्हें माना जाता है। किन्हें, शमशेर बहादुर सिंह को, शमशेर बहादुर सिंह को। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 है हमसे चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि थे। प्रश्न संख्या 13 आपसे बार बार पूछ रहा है कि मुझे बताइए, आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है तो मुझे बताइए कि शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि थे। शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि थे। तार सप्तक के कवि थे, द्वितीय सप्तक के कवि थे, तृतीय सप्तक के कवि थे, चतुर्थ सप्तक के कवि थे। ये तार सप्तक को आप काट सकते हैं यहां से। ठीक है ना, तार सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक, चतुर्थ सप्तक। आपको थोड़ा सा समय ज्यादा देता हूं। तार सप्तक, इन सभी सप्तकों के संपादक थे अज्ञ। इन सभी सप्तकों के संपादक थे अज्ञ। तार सप्तक 1943 में, द्वितीय सप्तक 1951 में, तृतीय सप्तक 1959 में, और चतुर्थ सप्तक 1979 में। 1979 में, 1 कम 80 जिसे बोलते हैं, 1979 में चतुर्थ सप्तक। तो शमशेर बहादुर सिंह का सप्तक के कवि थे। शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि थे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, शमशेर बहादुर सिंह शब्दधन शहर, क्या है, शब्दधन शहर के कवि थे। शब्दधन शहर के, शब्दधन शहर कौन सा था, दूसरा सप्तक। तो शमशेर बहादुर सिंह दूसरा सप्तक के कवि थे। शमशेर बहादुर सिंह भ से भवानी प्रसाद मिश्र, ध से धर्मवीर भारती, न से नरेश मेहता, श से शंकुत माथुर, ह से हरिनारायण व्यास, और र से रघुवीर साय। आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, क्या नाम है हमारी पाठ्य पुस्तक का, अनिवार्य हिंदी। अनिवार्य हिंदी की जो आरोह है, कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की जो आरोह है पाठ्य पुस्तक है, उसमें क्या है, उसमें तार सप्तक के 5 कवि लिए गए हैं। आरोह है जो है उसमें तार सप्तक के 5 कवि लिए गए हैं, वो भी क्रम से लिए गए हैं। किस प्रकार क्रम से लिए गए, पहला है तार सप्तक।
तार सप्तक के कवि कौन है? मुक्ति बोध। एक कवि हो गए हमारे पास, क्या तार सप्तक। तार सप्तक के कौन है हमारे पास? मुक्ति बोध। मुक्ति बोध जिनकी कविता हम काव्य के अंतर्गत, ठीक है ना, पद्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। क्या नाम था? सहर्ष स्वीकारा, जो पढ़ी है 5वां अध्याय, तार सप्तक। फिर आता है द्वितीय सप्तक। द्वितीय सप्तक में कौन थे? द्वितीय सप्तक में 3 लोग थे। एक तो थे पहले शह से शब्दन में शर शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है ना। दूसरे थे धर्मवीर भारती, दूसरे हैं धर्मवीर भारती, और तीसरे हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय। जो दूसरा सप्तक है उसके 3 कवि थे आरोह पुस्तक से। आरोह पुस्तक से 3 कवि थे। कौन से हैं? एक तो शमशेर बहादुर से जिनकी कविता मूसा पढ़ रहे हैं, एक थे धर्मवीर भारती जिनकी हम गद्य भाग के अंदर काले मेघा पानी दे पढ़ते हैं, जिनका हम गद्य भाग में एक अध्याय है काले मेघा पानी दे, वो पढ़ेंगे। और एक है रघुवीर साहिब जिनका हम 4 नंबर अध्याय पढ़ चुके हैं, कैमरे में बंद अपाइज। और इसके बाद आता है तीसरा सप्तक, तृतीय सप्तक, और इसके हैं कुंवर नारायण। इसके कौन है? कुंवर नारायण। तो हमारी जो पाठ्य पुस्तक है आरोह है उसमें 5 कवि है जो तार सप्तक से लिए गए। कुंवर नारायण जो है वो किस सप्तक के कवि है? तीसरा सप्तक के कवि है। कुंवर नारायण हमारा कौन सा अध्याय है? तीसरा अध्याय है। तीसरे अध्याय के जो कवि है कुंवर नारायण वो तीसरा सप्तक से ही लिए गए हैं। तीसरे अध्याय के जो कवि है कुंवर नारायण वो हमारे तीसरे अध्याय से ही लिए गए, तीसरे सप्तक से ही लिए गए हैं। उनकी 2 कविताएं हम पढ़ रहे हैं इस अध्याय के अंदर, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। ठीक है, चलो चलते हैं आगे, बहुत जानकारी होगी है। किस कवि की कविता में प्रगतिशील कवि की विचारिकता तथा प्रयोगधर्मी कवि की शिल्प विधा का अनूठा संगम मिलता है? अब जब संगम की बात करते हैं तो शमशेर बहादुर सिंह का नाम सबसे पहले आता है। क्यों आता है? क्योंकि कवियों के कवि जो कहलाते हैं, अब कवियों के कवि कहलाते हैं, संगम वही कर सकते हैं जो कवियों के कवि हो। आम कवियों के बस की बात ये नहीं होती। तो कवियों के कवि हिंदी और उर्दू साहित्य के क्षेत्र में 2 सर्वश्रेष्ठ भाषाएं, कौन सी? हिंदी और उर्दू, दोनों के दुआब कौन? शमशेर बहादुर सिंह। हिंदी और उर्दू दोनों के शब्दकोश के ज्ञाता कौन? संपादक शमशेर बहादुर सिंह। तो यहां क्या है? विचारों के स्तर पर कविता, किसकी कविता में प्रगतिशील कवि की क्या है? वैचारिकता, विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और प्रयोग धर्मी, शिल्प विधा के आधार पर प्रयोग धर्मी, इन सब का अनूठा संगम किससे मिलता है? शमशेर बहादुर सिंह में। किसमें मिलता है? शमशेर बहादुर सिंह में। वही बातें फिर एक बार आपको बताता हूं कि शमशेर बहादुर सिंह अपने आप को हिंदी और उर्दू का दुआब मानते थे। इनकी कविताएं एक संधि स्थल पर खड़ी नजर आती हैं। इनकी कविताओं में एक संधि स्थल नजर आता है। किसका संधि स्थल नजर आता है? एक तो साहित्य, संगीत, चित्रकला, इनका संधि स्थल नजर आता है। कि कभी तो वो साहित्य में नजर आती है, कभी संगीत में नजर आती है, कभी चित्रकला में। समझ में नहीं आता कि वो साहित्य है, संगीत है, कि उसको हम जब पढ़ते हैं तो वो हमें साहित्य लगता है, लेकिन पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है जैसे एक संगीत कानों में गूंजने लग गया, जैसे वो कविता हमें सुनाई देने लगी, अपने आप कानों में गूंजने लगी, एक संगीत पैदा हो जाता है। और संगीत पैदा होते होते उसके साथ साथ पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम पढ़ नहीं रहे, हम कुछ देख रहे हैं, हमारे सामने एक चित्र उपस्थित हो जाता है, चित्रकला। इन तीनों के संधि स्थल पर नजर आती है, समझ में नहीं आता कि है क्या। उसके अलावा मूर्त और अमूर्त का संधि स्थल है। इंद्रिय, जो इंद्रियों को नजर आए और जो इंद्रियों को नजर न आए, इंद्रियेतर, इंद्रिय और इंद्रियेतर का संधि स्थल नजर आता है। जो शमशेर बहादुर सिंह, उनकी कविता ऐसी है। शमशेर बहादुर सिंह की जो कविता है वो पाठक को न केवल पढ़ने के लिए आमंत्रित करती है, शमशेर बहादुर सिंह की कविता पाठक को न केवल पढ़ने के लिए आमंत्रित करती है, बल्कि वह सुनने और देखने के लिए भी आमंत्रित करती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 15 हमसे क्या पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 15 हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? प्रश्न संख्या हमसे 15 पूछ रहा है कि भाषा, बिंब और लय,
तीन चीजों का संगम, जानते हो कौन है? फिर बार बार मैं नहीं बताऊंगा, अब की बार आप सोचो। भाषा, बिंब और लय तीनों का मणि कांचन सहयोग किस कविता में मिलता है? भाषा, बिंब, एक बात हमेशा ध्यान रखना, भाषा, बिंब और लय तीनों का मणि कांचन सहयोग किस कविता में मिलता है? कुछ कविताएं में, चुका भी हूं नहीं में, इतने पास अपने, उषा कविता में। किस कविता में मिलता है? उषा कविता में मिलता है। बड़ा आसान लगता है यहाँ तो। और हम क्या करते हैं, मैं फिर एक बार अपनी बात को रिपीट करना चाहूँगा, बार बार बताता हूँ कि जो हम ऐसे पढ़ते हैं इस तरह से, हम उस अध्याय को पढ़ रहे होते हैं, उस अध्याय को पढ़ रहे होते हैं, इस तरह का बड़ा वाक्य आते ही हम क्या करते हैं, उस वाक्य को नहीं देखते, हम देखते हैं कि हाँ इस प्रकार की परिभाषा अगर इसमें आ रही है तो या तो उसकी कविता से होगी या फिर वो जो परिभाषा है वो शमशेर बहादुर सिंह से संबंधित ही होगी, उसके लेखक से। और वो हमें पता ही होता है कि हम किसको पढ़ रहे हैं, शमशेर बहादुर को पढ़ रहे हैं या रघुवीर साय को पढ़ रहे हैं, तो हम वही मान लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि इस प्रश्न को हमें बड़े ही गौर से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यही प्रश्न उठकर जब पूरी आरोह किताब या 9 से 12 की सभी किताबों के मिश्रण में से एक अध्याय जब उठाया जाएगा, एक प्रश्न उठाया जाएगा कि 9 से 12 की सभी किताबें याद करके आनी है और उसके बाद तुम्हारा टेस्ट लिया जाएगा, वहां जब ये प्रश्न आएगा और यहाँ लिखा होगा भाषा, बिंब और लय तीनों का मणि कांचन सहयोग है, कविता के बहाने, कविता के बहाने और आत्म परिचय, कविता के बहाने आत्म परिचय सहर्ष स्वीकारा है उषा, तब हमारा दिमाग घूम जाएगा कि कौन सी है। ठीक है ना? इसलिए हमें इस बात को गौर से पढ़ना है। जो प्रश्न होते हैं वो हमेशा गौर से पढ़े, प्रश्न को भी याद रखना। मतलब बहुत पहले की बात बताता हूँ, जब मैं कक्षा 11 और 12 में पढ़ता था तो हम देखते थे कि हमारा एक मित्र था, वो पीछे पीछे बैठता था, हम आगे 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 की पंक्ति में बैठने वाले थे। होशियार ज़्यादा नहीं थे, लेकिन आदत थी कि बैठना आगे ही है, हमेशा आगे रहने की आदत थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो पीछे की पंक्ति में बैठा करता था और वो क्या करता था कि हमेशा पढ़ते रहना, उसने हमेशा ही उसने पढ़ते रहना। हम जब भी देखते थे वो पढ़ता रहता था और साथ वाले कहते ये पढ़ता भी बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही टेस्ट लिया जाता तो उसके नंबर नहीं आते। अब काफ़ी समय से ये कोशिश चलती रही कि ऐसा हो क्या रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि हम जब उससे पूछते, ये मतलब मेरा दोस्त था, लेकिन मैं थोड़ा आगे बैठता था तो पीछे एक दोस्त उसके पास भी बैठता था तो हम उससे पूछते थे कि भाई ऐसी क्या बात है, वो कहते यार पढ़ता तो बहुत है, उत्तर भी बड़े सही बताता है, जब भी इससे पूछो उत्तर बताता है। फिर काफ़ी समय बाद हम निष्कर्ष पर पहुंचे कि समस्या ये है कि जो प्रश्न हमें अध्यापक द्वारा लिखवाए जाते थे वह हमारा दोस्त उत्तर तो सभी याद कर लेता था, लेकिन प्रश्न याद करने भूल जाता था और उन प्रश्नों के उल्ट पुल्ट उत्तर दे देता था। उसे पता नहीं होता था कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो प्रश्न कुछ और पूछा होता था और उत्तर वो किसी और का लिख आता था, इस वजह से उसके नंबर नहीं आते थे। तो इसलिए प्रश्नों को याद करना जरूरी है, क्योंकि जब तक प्रश्न याद नहीं होगा तब तक उत्तर से क्या फायदा। और जब हम अध्याय की बात कर रहे होते हैं तो उत्तर हमें सीधा याद हो जाता है। तो ऐसी बातों को आपने विशेष कर ध्यान रखना है कि प्रश्न जो होता है, प्रश्न में से जितने भी उत्तर बनते हैं वो भी हमें ध्यान रखने होते हैं, और यहां से जितने एबैसेड जो दिए जाते हैं, वस्तुनिष्ठ जो दिए, उनमें से भी हमें ध्यान रखना है कि इनके बारे में क्या है। ठीक है ना? इनके बारे में हमें ध्यान रखना होता है। फिर आता है प्रश्न संख्या 16। क्या कहता है प्रश्न संख्या 16? प्रश्न संख्या 16 कहता है कि उषा कविता की शिल्पगत विशेषता है। उषा कविता की शिल्पगत विशेषता है। उषा कविता की शिल्पगत व्यवस्था बताइए। बिंब योजना, अलंकार योजना, तत्सम शब्दावली, छंद योजना। ठीक है, कौन कौन सी योजना है? बिंब योजना, अलंकार योजना। अलंकार मुझे तो इतना कहीं अलंकार को इतना कोई खास नजर आया नहीं। ठीक है ना? और तत्सम शब्दावली, छंद योजना, तो कौन सा था इसके अंदर? मुख्य बातें क्या थी? बार बार कह रहे हैं कि शमशेर बहादुर सिंह की पहचान किसके स्तर पर है? बिंबधर्मी कवि के रूप में। तो इस कविता की जो शिल्पगत विशेषता है उसमें क्या है? बिंब योजना, जिसे कह सकते हैं नवीन बिंब योजना। ऐसा प्रश्न पहले भी आ चुका है। चलो देखते हैं प्रश्न संख्या 17। जादू टूटता है इस उषा का, अब रेखांकित पद में विशेषण है। जादू टूटता है इस उषा का। आ गया। जादू टूटता है इस उषा का। रेखांकित क्या है? रेखांकित इस।
इस रेखांकित है, जादू टूटता है इस उषा का अब रेखांकित पद में विशेषण है। तो इसमें क्या विशेषण है, कौन सा विशेषण है? तो जैसे मैं आपको पहले बता ही चुका हूं कि उषा जो है वो क्या है, संज्ञा है, ठीक है ना, और इस जो है वो क्या है, सर्वनाम है। उषा क्या है, संज्ञा है, इस जो है सर्वनाम है। तो आप बता सकते हैं कि यह कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं इसमें कौन सा विशेषण है, एक बार फिर बताइए, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक या सार्वनामिक। तो जो सर्वनाम, ये क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम जब संज्ञा से पहले आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। क्यों, एक बार फिर से बता देता हूं, पहले व्याख्या के अंतर्गत आपको विस्तार से बता चुका हूं, लेकिन एक दोहरान के आदत के आधार पर मैं आपको फिर बता देता हूं कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम वो तभी कहलाते हैं जब वो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, लेकिन जब वो संज्ञा के साथ आते हैं तो वो क्या करते हैं, संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं। सर्वनाम जब संज्ञा के स्थान पर आते हैं तो वो सर्वनाम कहलाते हैं, लेकिन जब सर्वनाम संज्ञा के साथ आते हैं तो वो संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं। और जब संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और जब सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बतला रहा है तो वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब विशेषण हो गया तो कौन सा विशेषण हो गया, तो क्योंकि वो सर्वनाम था इसलिए फिर उसका नाम भी हमने क्या रख दिया, सार्वनामिक विशेषण। क्या रख दिया उसका नाम, सार्वनामिक विशेषण। इसी आधार पर यह सार्वनामिक विशेषण हमारा उत्तर है। चलो देखते हैं प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 18 प्यारा सा प्रश्न। बहुत काली सिल, इसी की तरह सिल होती है जैसी हमारी ये स्लेट है, ठीक है ना। छोटा सा खेत मेरा चकोना, ठीक है ना। कागज, उमा शंकर जोशी की कविता है, आगे चलकर पढ़ेंगे। छोटा सा खेत मेरा चकोना, ठीक है ना। तो ये छोटा सा खेत हमारा चकोना है। हम अपनी खेती यहीं पर करते हैं और यही हमें आगे लेकर जाता है और इसी के सारे हम जिंदा रहते हैं और यही हमारा जीवन है। हमारा जीवन तो यही है और आपका जीवन भी इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस पर आप गौर कर लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, नहीं तो बेरोजगारों की श्रेणी में गिने जाओगे। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आगे बढ़े सदैव, बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं हैं। बहुत काली सिल पद में प्रविशेषण है। क्या है, प्रविशेषण पूछा है कि प्रविशेषण क्या है। बहुत काली सिल में बहुत है, काली है, सिल है या कोई नहीं है, ठीक है ना। बहुत काली सिल में प्रविशेषण कौन सा है, ठीक है। अब हमें उत्तर पता चल गया कि क्या है, कि बहुत जो है वो प्रविशेषण है। बहुत जो है वो प्रविशेषण। अब बहुत प्रविशेषण है तो काली क्या है, विशेषण है। अब विशेषण है तो कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। अब यह गुणवाचक विशेषण है तो सिल क्या है, सिल क्या है, संज्ञा है। संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 19 हमसे क्या कहता है। प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है हमसे। प्रश्न संख्या 19, तो प्रश्न संख्या 19 हमसे यह कह रहा है कि मैं आज का अंतिम प्रश्न हूं। प्रश्न संख्या 19 हमसे कह रहा है कि मैं आज का अंतिम प्रश्न हूं और मेरा उत्तर आपको सही देना ही देना होगा। हमने देखा ना बहुत सारे क्रिकेटर जिनका आखिरी मैच होता है, या बहुत सारे नेता जिनका पद के पर आखिरी वर्ष होता है, या बहुत सारे बड़े बड़े कर्मचारी जिनका पद पर आखिरी वर्ष होता है रिटायरमेंट का, तो वो उस आखिरी वर्ष को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहते हैं और बड़े ही ईमानदारी के साथ जीना चाहते हैं। तो वो यही हमारा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मैं आज का आखिरी प्रश्न हूँ और आप मुझे इसका बहुत ही सटीक और सही उत्तर देंगे। और मैं भी यही उम्मीद करता हूं कि मैंने जितना गला बैठा लिया है बोल बोलकर, ठीक है ना, तो आप इसका उत्तर सही देंगे। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, रेखांकित पद में विशेषण है। रेखांकित पद में विशेषण है, कौन सा है रेखांकित, यहां नील। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो।
इसमें रेखांकित नील है, तो नील में कौन सा विशेषण है? नील विशेषण है। जल क्या है? संज्ञा है। और नील क्या है? उसकी विशेषता बतला रहा है कि जल जो है वो नीले रंग का है। तो वो नीले रंग का कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, या परिमाणवाचक विशेषण है, या संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है ना। तो नील में कहीं कोई संख्या नजर आ रही है? नहीं आ रही, तो संख्यावाचक कैसे होगा? क्या नील में कहीं कोई परिमाण नजर आ रहा है? माप, ठीक है ना, मीटर में, किलोमीटर में, ठीक है ना, किलो में, आधा किलो में, ऐसे कोई नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो गुणवाचक भी कैसे होगा? नहीं है। सॉरी, परिमाणवाचक भी कैसे होगा? नहीं है। सार्वनामिक, क्या नील सर्वनाम है? नहीं है, नील सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम तो यह, वह, मैं, तुम, ये, आप, ये होते हैं, तो सर्वनामिक भी नहीं है। पीछे कौन सा बचता है? गुणवाचक विशेषण। तो उत्तर क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। तो मुझे लग रहा है कि आपका जो अंतिम प्रश्न है ये बहुत ही शानदार रहा है, और इसी तरह से लगातार हम प्रश्नों की श्रृंखला लाते रहेंगे, किसी में ज़्यादा, किसी में कम। इसके कम है फिर और बना देंगे। वैसे कविता भी बहुत छोटी थी, 19 प्रश्न, और वैसे मैंने 26 प्रश्न आपको पहले मैं करवा चुका था इसी कविता में से। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।